गुड इवनिंग। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थ्योरी पोर्शन को थोड़ा विराम लगाएंगे और कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स जितने बन सकते हैं अभी तक के कंसेप्ट में वो सारे करे जाएंगे, ठीक है। आगे के कंसेप्ट के नहीं आएंगे, इसी के कंसेप्ट के आएंगे जो हमने पढ़ लिया अभी। जितनी भी हमारी 6-7 वीडियोज़ आई हैं उसमें जो पढ़ लिए हैं उनसे ही आप पे बेस न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं what is the change in the resistance यूरेका वायर। आपसे बोला है यूरेका एक तरह का एलॉय होता है, ठीक है। तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया जब व्हेन उस वायर का जो रेडियस है उसे हमने हाफ कर दिया, रेडियस को हमने हाफ कर दिया और लेंथ को हमने 1/4 कर दिया ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू एंड लेंथ इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है आपको, पढ़ लिया, what is the change in the resistance of the Eureka wire when its radius is halved and length is reduced to 1/4 of the original value। मतलब आप पे एक वायर होगी, ठीक है। उस वायर का कुछ ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा। अब आपको पता है रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्ट होता है और एरिया मतलब रेडियस के स्क्वायर के एरिया क्रॉस सेक्शनल πr² होता है, तो रेडियस के इन्वर्स होता है या एरिया के इन्वर्स होता है और लेंथ के डायरेक्ट होता है। तो अगर आप लेंथ और एरिया या रेडियस में चेंज लाओगे तो ऑब्वियसली उस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमें वही पता करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए केस 1 लेते हैं। आप ऐसे लिखोगे, सिस्टमेटिक वे में लिखोगे तो कभी फंसोगे भी नहीं और प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगेगा। तो केस फर्स्ट हम ओरिजिनल मान लेते हैं, ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल में R इज इक्वल टू रो L/A हो गया। मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करा ही था कि आप लेंथ एरिया चेंज कर लो, मटेरियल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मटेरियल पहले भी यूरेका था, अब भी यूरेका है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल अभी भी यूरेका ही है, चाहे आप कम ज़्यादा लेंथ को कर दो, लेंथ और एरिया को कम करने से रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, ठीक है। तो केस फर्स्ट ओरिजिनल हमने लिख लिया। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड आपका क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड फॉर्म में लगभग हम अब नई लेंथ L' मान लेते हैं, ठीक है। और नई लेंथ और पुरानी के बीच में क्या रिलेशन है कि जो अब लेंथ है वो 1/4 है ओरिजिनल का। ओरिजिनल आपने L माना है तो नया वाला जो होगा 1/4 हो जाएगा किसका, L का, ठीक है। नई वाली लेंथ जो है 1/4 होगी ओरिजिनल की, ओरिजिनल आपने L माना है तो L' आपका L/4 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद उन्होंने बोले रेडियस को हमने हाफ़ कर दिया। रेडियस को हाफ़ कर दिया मतलब नया वाला रेडियस पुराने वाले का आधा होगा। सर पुराना वाला तो दिख नहीं रहा, तो पुराना वाला यहीं कहीं है। ध्यान से देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो एरिया ओरिजिनल तो πr² रहना था, ठीक है। इस एरिया को πr² कर दिया हमने, रो ही है, L ही है, ठीक है। एरिया को πr² लिख दिया। अब ध्यान से देखिए नया एरिया क्या आएगा, A'। तो A' आप पे आएगा πr की जगह R' और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। सिर्फ R' का स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो πr' का स्क्वायर। अब इसे अगर हम आगे बढ़ाएं तो A' इज इक्वल टू पाई ऐसी है, R' की वैल्यू डालो। R' कितना है, R/2 है, तो R' की जगह R/2 और उसका चलेगा स्क्वायर। R' की जगह R/2 और उसका चलेगा स्क्वायर। तो कुल मिला के ये बना πr²/4, R का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं तो लेट अस से नया रेजिस्टेंस R' है, ठीक है। R' कितना होगा, रो L'/A', यही तो होगा। लेंथ में चेंज आए तो डैश लिख दिया, एरिया में चेंज आए तो A' लिख दिया। रो तो मटेरियल होता है ना, रो चेंज नहीं होता और R' हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ वैल्यू डालते हैं। तो L' की वैल्यू L/4 है, ऐसे लिख दी।
ठीक है, एल डैश की जगह L/4 लिख दिया और ए डैश की जगह पाई आर स्क्वायर बाई 4 लिख दिया, ऐसा लिख दिया, कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, आर डैश की वैल्यू आपकी आई रो, ठीक है, ऊपर बचा L और नीचे बचा पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो ये दोनों चीज़ एक ही है, इसका मतलब आर और आर डैश भी सेम हुए, आर और आर डैश क्या हुए, सेम हुए, इसका मतलब नो चेंज, कोई चेंज आया ही नहीं, जैसे पहले था वैसा अब भी है। तो मतलब अगर दोनों चीज़ों में सेम तरह का करें, सेम भी नहीं कह सकते इसको, कोई वैसा फार्मूला मैं बना तो सकता हूँ पर तब बनाऊँगा जब एक ही फैक्टर चेंज हो रहा हो, दूसरे में कोई चेंज ना हो, ठीक है। तो ये है। दूसरा वैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, जैसे लेंथ, कोई वायर है, उसके लेंथ अगर आप डबल कर दोगे तो उसका एरिया जो है या रेडियस जो है, चौड़ाई, वो आधी हो जाएगी। या अगर आपने क्या कर दिया, उसे स्क्वीज़ कर दिया, तो पहले अगर एरिया था A, अब वो 2A बन गया, तो लेंथ आधी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ी जाएंगी, ठीक है। अब ये बेसिक सा देख लो और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across ends of copper wire of length L and diameter small d, सॉरी कैपिटल D, लेंथ L है, डायमीटर D है। What will be the effect on drift velocity of electron if, काफ़ी कंडीशंस हैं इसमें। पहली है V को हमने डबल कर दिया, दूसरी कंडीशन है I को हमने डबल कर दिया। ये सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल। तीसरा है D को हमने डबल कर दिया, डायमीटर को डबल कर दिया, एक बार करंट को डबल करा, एक बार V को करा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे हम ज़रा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक हमने कॉपर वायर है, उसके एंड्स में हमने V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाई, उस कॉपर वायर की लेंथ L है, डायमीटर कैपिटल D है, ठीक है। तो क्या असर पड़ेगा, इफ़ेक्ट है ना, असर डालना नहीं है, इफ़ेक्ट है, मतलब असर लेना है। क्या प्रभाव या इफ़ेक्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर हम पोटेंशियल को डबल कर दें, डायमीटर को डबल कर दें या करंट को डबल कर दें। इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो VD जो होता था हमारा, वो होता था EE/m टाउ, ठीक है। VD होता था EE/m टाउ। दूसरी बात, E की जगह हम V/L लिखते थे, तो EV/ml टाउ होता था, ये होता था EE/m टाउ, E की जगह V/L लिख दिया, ठीक है। इतना सबको पता होता था। I कैसे जोड़ें, तो I की वैल्यू आपको पता है थी NEA/VD होती है। I की वैल्यू डेरिवेशन करी थी, NEA/VD होती है। और VD की ये वाली वैल्यू अगर आप डालोगे तो VD की वैल्यू कितनी है, EV/ml, साथ में टाउ है। सबको फाइनली लिख लिया जाए तो I = N E हुआ E², ठीक है। V टाउ/ml, सही है। अब सर A क्यों छोड़ दिया, A इसलिए छोड़ा क्योंकि A आपको पता है क्रॉस सेक्शनली πr² होता है, इतना आप लोगों को पता है ना, शाबाश। और आप लोगों को ये भी पता है कि डायमीटर जो होता है 2r होता है ना। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हुई, डायमीटर का आधा, ये भी आपको पता है। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, डायमीटर का आधा। वहाँ पुट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। सारी चीज़ें देखो, A की जगह πr² लिखा क्रॉस सेक्शनल, तो I की वैल्यू देखो कितनी आ गई, NE² V टाउ/ml, ऐसे ही चल रहा है। पाई भी ले लो अंदर,
और आर जो है, आर कितना है d/2, तो d/2 का चलेगा कितना, स्क्वायर चलेगा। ठीक है, आर की जगह d/2 स्क्वायर तो पहले से ही चल रहा था। अब फाइनली देखते हैं क्या फार्मूला आ रहा है। तो I = n सिंगल ई स्क्वायर वी टाउ पाई डी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ml। चलिए, हमें वी, आई और डी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखना है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखना है। तो देख तो सकते हैं, कैसे देखें, इतना बड़ा वैसे करने की ज़रूरत ही नहीं वैसे। चलो, हमें पता है v डबल हो रहा है, i डबल हो रहा है, d डबल हो रहा है, सारी चीज़ें देख लेंगे, है ना। एक तरह का फार्मूला अच्छा बन गया, काम आ जाएगा कहीं। ठीक है, अभी देखते हैं हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। हमें वी डी का i, v और d के साथ रिलेशन देखना है। तो हमें पता चला कि I = NEAVD था। ठीक है, देखो VD और I का तो डायरेक्ट आया, वो जो 3 केसेस दे रखे वो 3 केसेस एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, एक टाइम में एक ही होगा, मतलब एक समय में आप V को डबल करोगे तो I और D को ऐसे ही रहने दोगे, या I को डबल करोगे तो V और D को ऐसे ही रहने दोगे, एक टाइम में सिर्फ एक चीज़ होगी। ठीक है, ये फार्मूला भी काम का कहीं और क्वेश्चन में हो जाएगा, यहाँ तो है नहीं। ठीक है, तो VD और I देखो आगे आगे हैं, सामने सामने हैं, तो डायरेक्ट आ गया। अब एक हमें V के साथ देखना था, तो हमें ये भी पता है कि VD जो होता है वो E/m टाउ होता है। ये चीज़ ये हमने यहीं देख ली थी, ये रही VD = E/m टाउ, और फिर E को खोला था तो V/L आया था। तो VD और V के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है। तो VD और पोटेंशियल के बीच में भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसके बाद अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, ये A और VD साथ में है ना, तो A को नीचे लाएंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे I/A, ये A मल्टीप्लाई में इधर जाके नीचे आया, तो ये बराबर आया NEVD के। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देखें VD और A के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जब हम A को चेंज करेंगे या डायमीटर को चेंज करेंगे तो बाकी चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। तो VD और A के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो VD इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और क्योंकि एरिया आपको पता है πr² होता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्योंकि आपको पता है रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो जब आप लिखोगे तो 4 ऊपर आएगा, पाई इधर आएगा और d² इधर आएगा। याद है ना, r d/2 होता है, तो d²/4 आएगा, 4 चल जाएगा ऊपर। तो VD और d² का इन्वर्स रिलेशन आया, देख लो सब, VD ऊपर है, d² कहाँ है, नीचे है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई है। क्वेश्चन अननेसेसरी बड़ा बना दिया, पर कुछ चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, वेस्ट नहीं होती, कहीं तो काम आएगी वो चीज़। चलिए, तो पहला केस था, हमने V को डबल कर दिया। अब ध्यान से देखिए, V और VD के बीच में कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो V को डबल करने में VD भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख सकते हो। मान लो पहले 5 वोल्ट की बैटरी लग रही थी, तो 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और 5 इसका एक्सेलरेशन या वेलोसिटी हो गई। अब आप 10 लगा रहे हो, 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, तो 10 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, और 10 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो पहले 5 थी, अब 10 हो गई, तो डबल हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ है, हमने क्या करा था, करंट को डबल कर दिया था, I को डबल करा। I को डबल करेंगे तो VD भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डबल यहाँ पे भी, डबल यहाँ पे भी। तीसरी चीज़ थी कि आपने डायमीटर को आपने छोटा ही ले लिया है, कोई बात नहीं, वहाँ कैपिटल था, इतना तो चलता ही है, डायमीटर को आपने डबल कर दिया। तो ध्यान से देखो, ये डबल होगा, 2D हो गया अगर ये, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर ये D की जगह 2D हो गया, तो 2D का क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा, और जब खोलेंगे तो 4D² आएगा। और ध्यान से देखिए, ये नीचे है और VD कहाँ है, ऊपर है। ये सारी चीज़ें अपॉन में है, यहाँ देखिए अपॉन में है, D था ना पहले अपॉन में, अब 2D हो गया वो, तो 2D का होल स्क्वायर 4D² हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप खुद ही देखो, VD जो है 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। मान लो ये 2 यूनिट बढ़ता,
डी अगर 2 यूनिट बढ़ जाता, मैं स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ 2 यूनिट बढ़ जाता तो ये 4 यूनिट घटता। आप खुद ही सोचो, अगर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट होता, सर क्यों घुमाते हो इतना, कोई नहीं, सब चीज़ पता होनी चाहिए। वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर डी स्क्वायर होता, अगर डी 2 टाइम्स हो जाता तो 2 का स्क्वायर कितना होता, 4 होता। वी डी कितने टाइम्स हो जाता, 4 टाइम्स हो जाता है ना। अगर ये 4 टाइम्स हो जाता तो 4 का स्क्वायर कितना होता, 16 होता। तो नई वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुराने का 16 टाइम्स होता। आज इन्वर्स रिलेशन है, अगर आज डी 2 टाइम्स हो गया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो वी डी हमारा इन्वर्स है, इसलिए 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो वी डी विल बिकम 1/4 ऑफ ओरिजिनल। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हैं, डबल, डबल और 1/4। ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो ओके। फिर इसके बाद इसमें ही बढ़ा देते हैं एक चीज़। इसमें डाउट आ रहा बच्चों, बुक में भी ना इसमें डाउट आ रहा। देखें क्यों आ रहा डाउट। वी डी इज़ आई बाई ए, ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें सही हैं, बुक ऐसा तुम गलत नहीं कर सकते। गलत क्यों कर दिया ऐसा, पता नहीं, गलत कर देते हैं। चलो हम तो इतना ही मानेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। डायमीटर एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो होगा रिलेशन, अच्छे से होगा। जितना चौड़ा कर देंगे उतने इलेक्ट्रॉन को आसानी होगी, कोलिजन होगा कम, तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट लगेगी कम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l is connected to DC source of potential V if length of conductor is tripled। अच्छा मैं समझ गया वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना दोबारा। ठीक है, उनका भी कहना ठीक है, अभी देखते हैं। ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग, कीपिंग वी कांस्टेंट, वी को हमने कांस्टेंट रहने दिया। ठीक है, हाउ वी डी चेंज, दूसरा है रेजिस्टेंस चेंज, तीसरा है रेजिस्टिविटी चेंज। तो रेजिस्टिविटी तो कोई चेंज ही नहीं आता, आपको पता ही है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे हम। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बोला एक कंडक्टर है और उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल l है। उस कंडक्टर की लेंथ को हमने 3 गुना कर दिया स्ट्रेच करके, है ना। पोटेंशियल हमने सेम ही रखा, बैटरी का पोटेंशियल चेंज नहीं करा। तो आपको बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क आएगा। अगर हम फार्मूला देखें तो वी डी का फार्मूला होता है ई बाई एम टाउ, और ई को खोलें तो ई हो जाता है हमारा वी बाई एल एफ ए। ठीक है, ई की वैल्यू वी बाई एल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि हमने वी डी और एल का रिलेशन देखना है, तो वी डी और एल के बीच में कैसा है, पहले इनवर्स है, क्योंकि चेंज तो लेंथ में आ रहा है ना और कुछ नहीं हो रहा। पोटेंशियल तो सेम है, ये सेम है, टाउ भी सेम है, एम भी सेम है, ई भी सेम है, वी उन्होंने बोल ही रखा है कीपिंग पोटेंशियल सेम, है ना, ये वी कांस्टेंट है। तो जो चेंज हो रहा है लेंथ, क्योंकि 3 गुना हो गई, तो हमें वही देखना है। तो अब आप खुद सोचो, अगर लेंथ 3 टाइम्स हो जाती, यहाँ स्क्वायर नहीं है, पहली बात ये याद रखना, लेंथ अगर 3 टाइम्स हो जाती तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 हो जाती। अगर इनमें डायरेक्ट होता, डायरेक्ट रिलेशन होता, तो अगर लेंथ 3 टाइम्स होती तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 3 टाइम्स होती। ऐसा सोचे करो, डायरेक्ट रिलेशन होता तो अगर ये 10 गुना, वो भी 10 गुना, ये 3 गुना, तो वो भी 3 गुना। पर यहाँ इन्वर्स रिलेशन है, तो किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी वाली चीज़ उतने ही फैक्टर कम हो जाएगी। किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी वाली चीज़ उतनी ही फैक्टर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर लेंथ हमारी 1/3 हो गई, अगर एल डैश जो है हमारा 3L हो गया, तो जो हमारा वी डी डैश होगा
वो ओरिजिनल का 1/3 टाइम्स होगा, या वो 1/3 रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो आपको पता चला ये कितना हो गया, ये 1/3 हो गया, ठीक है। ओरिजिनल का ये कितना हो गया, 1/3 हो गया, इन्वर्स रिलेशन थी, ठीक है। अब आर की बात करते हैं। तो आर के लिए हम कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। हाँ, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। यहीं पे गलती खाओगे, इसलिए मैं बोल रहा था कुछ कंसेप्ट आएंगे वो आप पढ़ने पड़ेंगे। आप खुद सोचो, अगर लेंथ पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई, तो एरिया भी तो पतला हो जाएगा। अगर लेंथ स्ट्रेच कर रहे हो, आप बाहर से नहीं जोड़ रहे हो, अगर लेंथ इतनी थी आपने स्ट्रेच करा, तो खुद सोचो, इमेजिन करो, लंबाई ज़्यादा थी पहले, आपने बाहर से कुछ मटेरियल ऐड नहीं करा, जब आप इसे स्ट्रेच करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना फैक्टर होगा, जितना फैक्टर ये बड़ा है। तो आप ध्यान से देखिए, दूसरी हम चीज़ करने जा रहे हैं। पहली तो हमारी हो गई है, उन्होंने बोला लेंथ जो है वो 3 टाइम्स हो गई, पर लेंथ के 3 टाइम्स होने की वजह से एरिया भी तो कम हो जाएगा। एरिया कितना होगा, पहले का 1/3 हो जाएगा, पहले से 1/3 हो जाएगा। खुद सोचो ना, रबर होता है, जैसे रबर को स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ कम हो जाती है ना, लेंथ नहीं चौड़ाई कम हो जाती है ना, वही चीज़ है। तो अगर लंबाई 3 गुना बढ़ गई, लेंथ अगर 3 टाइम्स हो गई, तो जो एरिया है वो 1/3 हो जाएगा बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा यहीं पे, पर अभी देखें एक चीज़ करते हैं। ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर इसका रो L/A होता, तो देखिए नया रेजिस्टेंस कितना आता, R' लिखते आप, रो लिखते, रो तो चेंज होता ही नहीं है, L की जगह L' आता, A की जगह A' आता, रो लिखते, L' की जगह कितना है 3L है, और A' की जगह कितना है A/3 है। बचे 3 भी ऊपर जाता, तो 3 3 जा 9 हो जाता है, यहाँ रो बचता है, यहाँ L बचता है, यहाँ A बचता। रो L/A आपका R है, तो R' आपका 9 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल का। तो रेजिस्टेंस नया वाला पुराने वाले का 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स, ठीक है। और आपको पता है रेजिस्टिविटी किसी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, डायमेंशन पे करती नहीं, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, ठीक है। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसा है, ठीक है, समझ लेना। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ के बीच में इन्वर्स था, तो लेंथ अगर 3 टाइम्स हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 हो जाता। दूसरी बात, आर और एल के बीच में डायरेक्ट तो होता है, पर अगर आपने बाहर से कोई मटेरियल जोड़ा नहीं है, तो अगर लेंथ अपने आप में 3 टाइम्स हो गई, चौड़ाई स्ट्रेच करके वो 3 टाइम्स हो गई, तो ऑब्वियसली उसका जो एरिया है, वर्ग है, एरिया जो है वो उसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एरिया उसका 1/3 हो जाएगा, लेंथ 3 टाइम्स हुई तो एरिया 1/3 हो गया, 3 ऊपर गया 3 के साथ, तो 9 टाइम्स आ जाएगा। और रेजिस्टिविटी ऐसे किसी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आने नहीं वाला है। अब सबसे मेन बात जो नोट में लिखनी है, अगर क्वेश्चन सिर्फ एक ही फैक्टर के चेंज होने के बारे में कह रहा है, हमेशा ये याद रखना, इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। नोट लिखो कि इन क्वेश्चन if only one dimension, अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक डायमेंशन, आइदर लेंथ और आइदर एरिया चेंजेस, देन क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो आप पे कोई वायर थी, ठीक है, इसकी लेंथ L थी, एरिया था A। क्वेश्चन से समझेंगे ना फील को, पहले क्वेश्चन आ गया, नीड आ गई, अब कंसेप्ट समझो, है ना। तो लेंथ हो गया, एरिया हो गया, इसके बाद क्या करा, मान लो लेंथ अब 3L हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे यूं यूं यूं, तो ये पतला हो जाएगा, तो अब ये थोड़ी पतली बनेगी, है ना वायर। खुद ही सोचो, बाहर से मटेरियल तो डाला नहीं, इनको खींचा तो ये पतली हो गई, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस की बनाना मेरे से बनी नहीं, है ना। तो लेंथ 3L हो गई, तो एरिया अब A/3 हो जाएगा, ये जो एरिया था ये A/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर R निकालें, तो R आपका, क्योंकि रो तो रो ही रहेगा, तो R है रो L/A, और अगर यहाँ से निकालें नया रेजिस्टेंस R', तो वो होता है, रो तो ऐसी है, लेंथ 3L हो जाती, एरिया A/3 हो जाता, ये 3 3 जा कितना आता है 9 आता, तो 9 रो L/A बनता है।
तो ऑब्वियसली आर डैश 9 टाइम्स हो जाता आर का। क्या बच्चों में 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस। और 3 हमारा वो फैक्टर था जो दोनों में था। ऑब्वियसली यहाँ पे 3 टाइम्स था, यहाँ पे 1/3 था, पर 3 तो फैक्टर था ही। अगर इस फैक्टर को मैं n बोल दूँ तो आर डैश हमेशा n स्क्वायर इंटू आर आएगा। n स्क्वायर जो भी फैक्टर होगा, अगर फैक्टर एक ही दिया हो, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में दोनों फैक्टर चेंज हो रहे थे, वो हाफ हो रहा था, वो 1/4 हो रहा था। ऐसे नहीं, जब एक फैक्टर चेंज हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा चेंज। ठीक है, कितना होगा? कोई भी फैक्टर है उसका n स्क्वायर कर दो। तो इसे जनरलाइज कर लेते हैं। मान लो लेंथ अब NL हो गई, n इंटू L हो गई, और एरिया फिर हो जाएगा A/N। यहाँ पे आएगा n इंटू L, यहाँ पे आएगा n, ये आ जाएगा n स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर। तो आप याद रखना, जो भी फैक्टर है, रेजिस्टेंस न्यू इज़ फैक्टर, जो भी फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 है, फैक्टर का 2 टाइम्स या फैक्टर का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स, तो ये हुआ ना मल्टीप्लाई करके, इंटू आर ओरिजिनल, यहाँ पे हो जाएगा। पर ये कब वैलिड है? जब सिर्फ एक डायमेंशन चेंज हो, सिर्फ एक, तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इतना याद रखना, ठीक है? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं वो पुराने क्वेश्चन में जिसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। बुक की लैंग्वेज ऐसी होती है कि आधे से ज़्यादा वर्ड तो वो काट देते हैं, तो दिक्कत आ ही जाती है। तो था क्या वो क्वेश्चन? कॉपर की वायर थी। क्वेश्चन कोई सा भी था, रिविजिट लिख दो, ज़रा देखते हैं क्या था। शायद एक चीज़ की गलती हुई है, वो मैं बताता हूँ, और बहुत फ़नी सी गलती है। कॉपर की वायर थी, और जो चीज़ मैं एरो से बनाऊंगा वो गिवन होगी। डायमीटर दी था, ठीक है, और लेंथ L थी, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस हमने V लगाया था। तो दिक्कत हमसे क्या हुई, हमें निकालना था क्या क्या चीज़, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कितना चेंज आया, दूसरा करंट ही नहीं था बच्चों। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसा चेंज आएगा, है ना, कि जब हम क्या कर दें, पहली बात, चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें देखना था। कब? जब हम पोटेंशियल को डबल कर दें। दूसरा था वो करंट ही नहीं था, L था, L। अब क्या करूँ, उन्होंने एक जैसा बना रखा है, आई ही बना रखा है, मतलब ऐसा बना लो, वैसे बुक में तो ऐसे लिखते हैं, उन्होंने ऐसा कर रखा, क्या करें, तो आई ही लगता है। पर कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे इसे ले लेंगे। लेंथ को हमने डबल कर दिया, और तीसरी चीज़, हमने डायमीटर को डबल कर दिया। अब सारी चीज़ें बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी, ज़रा देखिए। आप पे क्वेश्चन है, कॉपर की वायर है, गिवन डायमीटर D है, लेंथ L है, पोटेंशियल जो बैटरी का है वो V है। आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कितना चेंज आया जब हमने बैटरी का पोटेंशियल डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दी, और दूसरी बात, डायमीटर को भी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ये सारी चीज़ें हम पे हैं, ठीक है। डायमीटर को भी हमने डबल कर दिया। तो अब सिंपल सी बात ये देखें, यहाँ पे क्या हमें पता है कि I जो होता है NEAVD होता है। वो गलती नहीं करेंगे जो हमने VD को खोल दिया था, यहाँ नहीं खोलेंगे, यहाँ से रहने देंगे। तो VD की वैल्यू कितनी आई, VD की वैल्यू आई I/NEA, ठीक है। और क्योंकि तुम ओम्स लॉ पढ़ के आए हो, तो तुम्हें पता है V = IR होता है। V = IR हुआ, तो I की वैल्यू कितनी हुई, V/R हुई। I की वैल्यू कितनी आ गई, V/R आ गई, ठीक है। तो VD लिखा और I की जगह V/R लिख दिया। NEA तो चल ही रहा है, I की जगह बस V/R लिख दिया, तो कितना आ गया, RNEA, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये V वैसा नहीं लगना चाहिए, V ये पोटेंशियल है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो V और VD का हम पे रिलेशन आ गया। अब हमें कहीं से L लाना है, तो आ सकता है, अगर हम R को खोल दें, ρ L/A कर दें, तब आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, VD लिखा
V लिखा, N लिखा, E लिखा, A लिखा, R को खोला तो R आपको R पता है ना आप लोगों को कितना है होता है रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए से A कैंसिल हो गया, तो आप पे आया सिर्फ कुल मिला के V अपॉन कितना NEL रो। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक तो नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक गिवन कॉपर की वायर है तो उसकी नंबर डेंसिटी सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी सेम रहेगा, कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दो ही फैक्टर हैं, एक तो VD और V का है, VD भी ऊपर है V भी ऊपर है, तो VD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल आ गया, और एक फैक्टर नीचे है लेंथ, तो VD इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया। और देखिए डायमीटर नहीं है तो डायमीटर पे डिपेंड नहीं करेगा, डायमीटर के ये इंडिपेंडेंट रहेगा, जबकि पिछली बार देखिए कितना चेंज हो गया था करंट की वजह से, है ना। तो वहाँ पे ये भी चीज़ मैटर करती है कि करंट वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। करंट वेरी करेगा तो ऑब्वियसली फिर एरिया पे डिपेंड करेंगे, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करंट को ही हमने हटा दिया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई, तो ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये L है, तो ध्यान से देखिए पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने बैटरी डबल कर दी, डबल पोटेंशियल की लगा दी, तो ऑब्वियसली अगर ये 2 टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी डबल हो जाएगी। जबकि लेंथ में क्या होगा, लेंथ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में इन्वर्स है, तो अगर लेंथ 2 टाइम्स हो गई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ये याद रखना, अगर लेंथ 2 टाइम्स होगी तो ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधी हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन है, अगर वो दुगना हुआ तो ये आधा हो जाएगा, अगर ये 5 गुना हुआ तो ये 1/5 हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है, पावर बस 1 है इसकी, स्क्वायर नहीं है, तो सीधा हमने 25 नहीं लिखा, स्क्वायर थोड़ी है यहाँ, सिर्फ ऐसे कर लिया, ठीक है। तो लेंथ अगर आपकी कितनी हो गई, डबल हो गई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधी हो जाएगी, तो डबल आधी और इंडिपेंडेंट आंसर होगा, यस यही इसका आंसर है। तो देखा एक फैक्टर करंट की वजह से देखिए कितना चेंज आ गया। तो ऐसे ही हैं ये सारे, देखते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे बोल रहा है एक हम पे ना कंडक्टर का पार्ट है ये AB, ठीक है, A और B, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे। अ पार्ट ऑफ अ कंडक्टर AB, ये गलत लिखेंगे हम, तो ऐसा सोचोगे फिर तुम कंडक्टर ही AB है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, अ पार्ट ऑफ अ कंडक्टर नेमली AB, जिसका नाम AB है, कैरिंग करंट I, कैरिंग करंट I, कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट है AB, प्लग बोलते हैं इसे, कंडक्टर प्लग, PLUG, ठीक है, प्लग। अ पार्ट ऑफ अ कंडक्टर नेमली AB, करंट कैरिंग करंट I इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज ऑन मूविंग फ्रॉम A to B, A से B जाने में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, अब I आ गया ना फैक्टर, तो देखना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो अब I आ रहा है तो देखना पड़ेगा, तो तुम ये देखो बस सिंपल सी बात, I इज इक्वल टू NEA VD होता है, बाकी सारी चीज़ें एरिया का देखना पड़ेगा, E का देखना पड़ेगा, E का नहीं देखना पड़ेगा, N का भी नहीं देखना पड़ेगा, I का भी नहीं देखना पड़ेगा। हालांकि वो सही बात है, I आ रहा है तो रखेंगे उसे। तो एक काम करते हैं, I और NE को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, NE नीचे ही जाएगा, साथ में AB नीचे गया और VD यहीं रहा। अरे क्या लिख दिया सर, NEA को नीचे भेजो, देखो NEA कहाँ है, नीचे है, I कहाँ है, ऊपर है, और VD यहाँ है,
ये पूरी चीज़ फिक्स रहेगी बच्चों। इस गिवन प्लग के लिए, कंडक्टर प्लग के लिए पूरी चीज़ फिक्स है ना। कंडक्टर है तो नंबर डेंसिटी सेम होगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता ही सेम है और करंट गिवन है, ठीक है। तो VD और A का कैसे रिलेशन आया, इनवर्स आया। अब ध्यान से देखो, एरिया किसका ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है A का, और B का क्या है, कम है ना। ये ज़्यादा ऐसे जाते हुए कम हो रहा है, ऐसे जाते हुए कम हो रहा है। रेडियस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्या है, कम है। तो बस ये बताना है इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, हमें ये नहीं बताना कि कितना चेंज हुआ, हमें नहीं पता ना कितना है, ये 10 है, ये 20 है। तो आप ये देखो, एरिया ऑफ A इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ B, ठीक है। और हम जा भी कहाँ से कहाँ रहे हैं, A से B। तो A से B जाने में एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है, ध्यान से देखो। A पे ज़्यादा था जब आपने शुरुआत करी जर्नी की, आपने मतलब इलेक्ट्रॉन ने, तो एरिया ज़्यादा था, और जब आप B तक पहुँचे तो एरिया आपका मतलब इलेक्ट्रॉन का हो गया कम। तो ऑन मूविंग A टू B एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। A से B जाने में जो आपका एरिया है वो घट रहा है। तो एरिया अगर घटेगा तो इन्वर्स रिलेशन है, ये कम हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, इन्वर्स रिलेशन है। एरिया अगर A से B जाने में कम हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो VD फ्रॉम A टू B विल इंक्रीजेज, बढ़ जाएगा। समझ में आया, ऐसे जाने में एरिया कम हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लो, सारे कंसेप्चुअल हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, फाइंड आउट द सिंबल बनाए करो, है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर in which a current density, in which a current density, in which a current density जो कि कितनी है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज फाउंड टू एग्जिस्ट when electric field of 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड। ये हम पे क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड। हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है एक ऐसे कंडक्टर की जिसकी करंट डेंसिटी 2.5 है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी अप्लाई करी। तो देखते हैं कैसे निकलता है। पहले तो हम एक काम करेंगे, E लिख लेंगे। E कितना है, 15 है। करंट डेंसिटी J होता है, 2.5 हो गया। हमने एक डेरिवेशन करी थी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या जिसे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं, और उसने हमें बताया था कि J इज़ इक्वल टू सिग्मा E होता है। शाबाश। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से हुई J/E, वेरी गुड। सिग्मा की वैल्यू J/E हो गई। अब इसके बाद मेन बात यह है, आपको पता है सिग्मा कंडक्टिविटी होता है और रो रेजिस्टिविटी होता है, और दोनों के बीच में रेसिप्रोकैलिटी होती है, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के, रेसिप्रोकैलिटी होती है, ठीक है मैं, ठीक है। सिग्मा और रो में, सिग्मा ऊपर तो रो कहाँ, नीचे। देखिए जो सिग्मा का फॉर्मूला होगा तो रो उसका उल्टा आएगा, क्योंकि दोनों उल्टे हैं ना। सिग्मा अगर J/E है तो रो कितना आएगा, E/J आएगा, रो आपका E/J आएगा। तो रो देखें, E आपका 15 है, J आपका 2.5 है, सब SI में है, यस। तो हम एक काम करेंगे, इसे 150/25 लिख देंगे, ठीक है। और 25 6 जा 150, 25 1 जा, तो ये आपका 6 आ गया। अब आप इसकी यूनिट खुद लिखिए जी, कितनी होती है, रेजिस्टिविटी है ये,
R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो होता है ओहम, है ना, ओ सॉरी रो है ना, ये रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो आर ओहम, ए मीटर स्क्वायर और एल नीचे मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कटेगा, मीटर ही बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ओहम और मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर हुआ, तो 6 ओहम मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, शाबाश। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, व्हेन 3 वोल्ट is applied between ends of conductor, when 3 volt is applied between ends of conductor, और कंडक्टर की लेंथ दे रखी 60 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला करंट डेंसिटी जो J है, बेटा यहाँ तो न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं क्योंकि मैं आपका सिंबल लिख देता हूँ ना, वहाँ आपको पता होना चाहिए करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट डेंसिटी मैं ऐसे लिख रहा हूँ J, ये आपकी आई है, 10⁻⁻7 एम्पियर मीटर की पावर -2 करंट अपॉन एरिया। तो सिग्मा निकालना है आपको, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में आपको निकालनी है। चलिए कर लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं एसआई में लिखनी है सारी। तो पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 3 वोल्ट है। लेंथ आप देखो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो या तो 100 से डिवाइड करो या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जो J है आपका, J वो 10⁻⁻7 एम्पियर मीटर की पावर -2 है। सिग्मा निकालना है आपको। सिग्मा कैसे निकालोगे, रो से निकाल दोगे। रो का कोई फार्मूला है, VI इन सबको जोड़ने वाले। हाँ आपने पढ़ा था, पहले ये देखो J इज इक्वल टू सिग्मा ई पढ़ा था, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सर अभी तो पढ़ाया, या सिग्मा इज इक्वल टू J ई था, नहीं J इज इक्वल टू सिग्मा ई था। बच्चों E की वैल्यू V/L होती है, इतना सबको पता है। E की वैल्यू हम बहुत बार पढ़ के आए हैं, आज भी पढ़ा, V/L होता है। तो कुल मिला के आपका J कितना बना, सिग्मा V/L बना। तो यहाँ से देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या आई, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो पहले JL को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और V को नीचे भेजना पड़ेगा। तो सिग्मा की वैल्यू आएगी JL/V। अब यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पुट करेंगे तो सिग्मा J आपका कितना है, 10⁻⁻7, L आपका है 60 × 10⁻⁻2 और V आपका 3 है। तो 3 2 जा 6 20 और आप पे आया 20 × 10⁻⁻9, 7 और 2 9, या इसे आप 2 × 10⁻⁸ भी लिख सकते हैं। यूनिट आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये आपने अभी देखा रजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रजिस्टिविटी होता है ओहम मीटर, तो ये होगा ओहम इन्वर्स और मीटर का भी इन्वर्स। पर ओहम इन्वर्स को हम क्या लिखते हैं, साइमन लिखते हैं, तो ये बना साइमन मीटर इन्वर्स। ठीक है, क्या बना ये, साइमन मीटर इन्वर्स। शाबाश। बड़े छांट के कराने पड़ रहे हैं तुम्हें अभी क्वेश्चन, क्योंकि तुमने अभी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल नहीं करा ना, इस वजह से। जब हम बुरा मानते सर थ्योरी बढ़ा रहे हैं बार बार, क्या करें जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो एक ये क्वेश्चन देख लो कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा इंटू रो। पहली बात तो ये, एंड G और R
इनके क्या प्रोडक्ट होंगे। तो आपको पता है कुछ नहीं, सिग्मा क्या होती है कंडक्टिविटी, रो क्या होती है रेजिस्टिविटी। कुछ ना करो, सिग्मा को, इस वाले सिग्मा को देखो 1/रो तो चल ही रहा है ना, ऐसा होगा, सॉरी क्वेश्चन चेंज करते हैं। सिग्मा इंटू रो इसका प्रोडक्ट और जी इंटू आर का प्रोडक्ट, ये है आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब है ये फाइनल क्वेश्चन कि प्रोडक्ट निकालना है आपको सिग्मा इंटू रो का और जी इंटू आर का। तो कुछ ना करो, इस रो को तो ऐसे लिख लो, और ये सिग्मा आपको पता है सिग्मा 1/रो होता है। सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, रो रेजिस्टिविटी होती है। तो सिग्मा को 1/रो लिखा, रो से रो कैंसिल हुआ, ये प्रोडक्ट आना है 1। ऐसे अगर यहाँ करें, इस आर को यह ऐसे रहने दो। जी जो है कंडक्टेंस होता है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी को 1/r लिखा, इससे कैंसिल हुआ, आया कितना 1 आया। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में तो रहती हैं, पर वो अगर क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ वी डी चेंज इफ लेंथ इज डबल और वी को कीपिंग वी सेम, वी को सेम रहने दिया, लेंथ को डबल कर दिया। तो इसको देखना है। अब यहाँ आई वाला फार्मूला नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ आई के बारे में बात ही नहीं है, यही तो सिखा रहा हूँ। यहाँ ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें वी डी आ जाए और वी भी आ जाए, दोनों चीज़ें आ जाएं। तो आपको पता है एक ही फार्मूला होता है कि वी डी जो होता है वो होता है E/m टाउ, और E को हम लिख सकते हैं V/L। E को सिर्फ V/L लिखा, बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं। VD और L का इन्वर्स रिलेशन आ गया, VD ऊपर है, L नीचे है। L को अगर आप डबल करोगे तो VD आपका हाफ हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत बार बता रहा हूँ। डायरेक्ट होते तो वो डबल होता है, ये भी डबल हो जाता, पर इन्वर्स है तो वो डबल तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, डबल तो हाफ, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है VD कैसे चेंज होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। टेम्परेचर को बढ़ा दें, ये हम पे क्वेश्चन है। टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा VD में। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, सारी चीज़ें बाकी सेम है, बस हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो कैसा फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये फार्मूला देख पा रहे होंगे, VD इज़ इक्वल टू E/m टाउ। VD और टाउ का डायरेक्ट रिलेशन है, पर क्योंकि हम प्रोग्रेस इतनी कर चुके हैं अपने कोर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर का इन्वर्स होता है रिलेशन। रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता चल गया तो इसका मतलब VD और टेम्परेचर का भी इन्वर्स रिलेशन आया। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो VD घटेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है, इन्वर्स है। तो VD आप लिखोगे क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड एंड एरिया इज हाफ्ड, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टिविटी। नई रेजिस्टिविटी निकालो जब लेंथ क्या कर दी, डबल कर दिया, और एरिया क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ये सारा दिमाग का खेल है। रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, तुम लेंथ को डबल कर दो, एरिया को हाफ करो, दोनों को चेंज करो या किसी एक को चेंज करो, किसी एक को बढ़ा दो, किसी एक को घटा दो, दोनों को बढ़ा दो, दोनों को घटा दो, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका आंसर होगा नो चेंज।
रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया या डायमेंशन, इसकी वजह से इसका आंसर आएगा नो चेंज। शाबाश। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अगर मैं आपसे बोलूँ ओम्स लॉ कहाँ वैलिड नहीं होता, तो ओम्स लॉ वहाँ वैलिड नहीं होता जो स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड लिखा था कि कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर और प्रेशर या स्ट्रेन जो बढ़ता है वायर पे, जो जैसे आप बांध के रखते हो वायर को रस्सी पत्थर से, तो उस पर स्ट्रेन पड़ता है ना मीजरिंग बैलेंस पे। तो एक तो प्रेशर या स्ट्रेन अगर चेंज हो जाए और टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस या ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा। ये इसके लिमिटेशंस है, याद रखना, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो लिमिटेशन क्या हुई कि चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across variable resistor, if potential difference applied across variable resistor is a constant, draw graph between I and R। I और R के बीच में ग्राफ बनाओ। बेसिक सी बात है, आपको आनी चाहिए, ये बेसिक सी बात है। आई और आर के बीच में ग्राफ बनाने, वी को हमने कांस्टेंट करा हुआ है। वी इज इक्वल टू आई आर होता है। आई इज इक्वल टू कितना हुआ, वी बाई आर हुआ। वी आपका कांस्टेंट हो गया, तो आई और आर आगे इन्वर्स, आई और आर आगे इन्वर्स। इसका मतलब वी कांस्टेंट हुआ तो आई और आर इन्वर्स आगे, आई यहाँ आर यहाँ। आई अगर ज़्यादा होगा तो आर सबसे कम होगा। आई यहाँ है तो आर यहाँ है, आई यहाँ है तो आर यहाँ, आई यहाँ तो आर यहाँ, आई आर आई आर आई आर आई आर, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, ऐसा बनेगा आपका ग्राफ। इन्वर्स ऐसे ही बनते हैं सारे ग्राफ, ठीक है। देख लेना, प्रोग्रेसिव होगा, आगे को बढ़ेगा, वेरिएबल है, कम नहीं कर रहे, ज़्यादा ही कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन क्या करें इसमें, चलो 2 क्वेश्चन और कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जे, वहाँ वर्ड होगा, मैं आपको ऐसे लिखा रहा हूँ तो आप ये सिंबल भी लिखा करें और वर्ड भी लिखा करें, ठीक है। तो कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी फॉर अ यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म मतलब उसका एरिया यूनिफॉर्म होगा या करंट इसमें यूनिफॉर्म फ्लो करेगी, ठीक है। तो क्या, तो जे भी यूनिफॉर्म होगा तभी तो आप एक फ़िक्स वैल्यू निकाल पाओगे उसकी। जे यूनिफॉर्म होगा ना, आई बाई ए, आई भी फिक्स है, यूनिफॉर्म है, ए भी फिक्स है। तो कैलकुलेट द जे इन अ यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 3.5 volt, resistance of wire 2 ohm, area of cross section 0.70 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। करंट डेंसिटी आपको निकालनी है, एरिया दे रखा, रेजिस्टेंस दे रखा, पोटेंशियल दे रखा, ठीक है। कैसे निकालोगे देखो, सोचो, परखो, करो। देखो कुछ नहीं, तुम्हें पता है करंट डेंसिटी हमेशा ही करंट अपॉन एरिया होती है, पर ओम्स लॉ बोलता है आई होता है वी बाई आर। आई क्या होता है, वी बाई आर, ओम्स लॉ ने बोला था। और नीचे ए चल ही रहा है, आर की किस्मत कहाँ है नीचे, तो वी बाई आर ए आ जाएगा। सीधा वैल्यू डालो, वी की वैल्यू 3.5 है,
रेजिस्टेंस आपका 2 है, ए आपका 0.70 इंटू 10 की पावर -6 है, मतलब 70 इंटू 10 की पावर -8 है। अच्छा, इसका पॉइंट भी उधार ले लो तो ये 35 इंटू 10 की पावर -1 बना, क्योंकि 35 2 जो होता है 70, 2 2 जो हुआ 4, तो आपका आया 1/4 इंटू पावर। देखिए ये -8 जो है, अरे आया समझ में, 35 2 जो 70 और 2 2 जो 4, ठीक है। -8 ऊपर जाएगा, +8 होगा, प्लस का 8 और माइनस का 1, प्लस का 7 बचेगा। 1/4 आपको पता होना चाहिए 0.25 होता है, तो 0.25 इंटू 10 की पावर 7 आ गया। और यूनिट आपको याद होनी चाहिए एम्पियर मीटर की पावर -2 होती है, तो 0.25 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर मीटर की पावर -2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, फिर थोड़ी थ्योरी करेंगे आगे की, तभी न्यूमेरिकल में जान आएगी। चलिए क्वेश्चन है, टू वायर्स A and B of equal mass, two wires A and B of equal mass and of सेम मटेरियल सेम है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी या कंडक्टिविटी सेम होगी। मटेरियल सेम होने से ये सेम होता है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस वेरी करेंगे। सेम मटेरियल, दूसरा डायमीटर ऑफ ए इज half of B, diameter of A is half of B, resistance of wire A 24 ओम है, वायर A का रेजिस्टेंस 24 ओम है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर B निकालना है आपको, ये B का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वायर हैं A और B, मास सेम है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ ए और रेजिस्टिविटी ऑफ बी क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद बोला उन्होंने डायमीटर ऑफ ए इज़ हाफ ऑफ बी, डायमीटर ऑफ ए इज़ हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बी। बेटा डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, सीधा लिख दूँ, नहीं सर, तो डायमीटर ऑफ ए होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ए इज़ इक्वल टू हाफ, और डायमीटर ऑफ बी होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी। 2 से 2 कैंसिल, ये भी काट सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर उसे वहाँ ले जाना पड़ता। तो आर ए भी हाफ आया आर बी के, अरे लीनियर रिलेशन है ना दोनों के बीच में, तो यही आएगा, करना पड़ता है मुझे, है ना, ये तो तुम तो चालाक हो। अच्छा इतना हो गया, रेजिस्टेंस निकालना है, मटेरियल सेम हो गया, रो सेम हो गया, और रेजिस्टेंस ऑफ ए दे रखा 24 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ बी निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा, पॉज करो, करके आओ, करके देखो इसे एक बार। चलिए बहुत बढ़िया, कैसे करोगे? मास सेम है, मटेरियल सेम है, हम पे फॉर्मूला क्या है? हम पे फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। शाबाश। अब एक चीज़ करते हैं, हमें दोनों को रो के लिए इक्वेट करना पड़ेगा। रो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर ए बाई एल आ जाएगा, ठीक है, आर ए बाई एल आ जाएगा, ओके। तो इसका मतलब क्योंकि रो ए और रो बी सेम थे, तो आर ऑफ ए ऑफ ए, एल ऑफ ए बराबर आर ऑफ बी, ए ऑफ बी और एल ऑफ बी, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है।
इसके बाद क्या करा, इसके बाद हमने ये करा कि ये मिटाया और हमने क्या करा, एरिया को खोल दिया। पाई ऑफ आर ए का होल स्क्वायर, एरिया तो क्रॉस सेक्शनली होता है ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल ए, और आर बी एरिया होगा पाई आर बी का होल स्क्वायर अपॉन कितना, एल बी। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर आर ए और आर बी की वैल्यू हमें पता है हाफ है, ये डाल भी दें तो देखते हैं कितना आता है। तो आर ए तो हमारा 24 है, ठीक है, ठीक है, ये आर ए बड़ा वाला ना 24 है। और चलो अभी मत डालो, अभी इसे ऐसा करते हैं, ध्यान से देखना, पाई गया, आर ए के नीचे आर बी आया, तो आर ए बाई आर बी लिखा। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ आर ए है, आर ए ही रहने दिया, आर बी को भी नीचे लाए, आर बी को नीचे लाए, दोनों में स्क्वायर था तो यहाँ लगाया स्क्वायर। ठीक है, एल बी वहीं है, एल ए को ऊपर ले गए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं, पहले तो ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आर ए बाई आर ए इज़ हाफ ऑफ आर बी था ना, देखो जरा डायमीटर ऑफ ए, यही है, डायमीटर ऑफ ए इज़ हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बी। अब ज़रा वैल्यू डालते हैं, आर ए की वैल्यू 24 है, आर बी हमें निकालना है, ये आर ए जो है ये हाफ है ऑफ आर बी, हाफ ही है ना डायमीटर ऑफ, हाँ, और आर ए हमारा हाफ हो गया आर बी ऐसे चल रहा है, स्क्वायर यहाँ लिया, यहाँ एल ए बाई एल बी है। ठीक है, आर बी से आर बी कैंसिल हुआ, 24 आया, यहाँ आर बी आया, ये देखिए ये हाफ आएगा कुल मिला के, जब आर बी से आर बी कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिला के यहाँ हाफ बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो यहाँ 4 आएगा, और यहाँ एल ए बाई एल बी है, 4 6 जा 24, तो 6 बाई आर बी इज़ इक्वल टू एल ए बाई एल बी, ये हमने लिख दिया। अब क्या करें, मास का कुछ चक्कर होगा, मास का रेजिस्टेंस में, मटेरियल सेम है। ठीक है, एरिया रेडियस का भी हो गया, मटेरियल सेम था, सेम मास के लिए क्या होगा देखते हैं। फॉर सेम मास सेम मटेरियल, इसके लिए हमें ढूंढना है क्या चीज़ बनेगी, सेम मास और सेम मटेरियल के लिए क्या चीज़ बन सकती है, ये चीज़ हमें देखना है। सेम मास और सेम मटेरियल के लिए क्या हो सकता है जी, सोचो, पॉज करके सोचो। मास सेम है, मटेरियल सेम है, मास और डायमीटर का कुछ रिलेशन होगा, मास और डायमीटर का, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, उससे कुछ होगा नहीं, स्ट्रेच करा हमने, ये सेम मटेरियल के मतलब एक ही वायर है और तुमने क्या करा, रेडियस आधा करा। अगर हम ऐसा माने सेम मटेरियल है, ठीक है, और पहले नाम था ए और अब आफ्टर अब नाम है बी, वायर वही है, यहाँ से यहाँ आने में जब ए से बी हमने क्या करी, स्ट्रेचिंग करी, स्ट्रेचिंग करने की वजह से क्या हुआ, जो आर है, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेडियस ऑफ ए
वो आधा रह गया, किसका, बी का। मतलब अब क्या हुआ, रेडियस कम हो गया, आधा हो गया। ए जो था ना हाँ, ए इज़ हाफ ऑफ बी, हाँ ए इज़ हाफ ऑफ बी हो गया, ठीक है। इसका मतलब एरिया देख लेते हैं एक बार, एरिया में क्या चेंज आया। तो हमें ये पता चला आर ए बाई आर बी हाफ है, आर ए बाई आर बी कितना है, हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर यहाँ से देखें तो ये हुआ कि पहले कम था रेडियस, अब ज़्यादा हो गया। पहले रेडियस क्या था, कम था, अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यही तो आ रहा, बिफोर आर ए ओरिजिनल जो था नए वाले का हाफ है। इसका मतलब नए वाला क्या है, ज़्यादा है, नए वाले का एरिया क्या है, ज़्यादा, और पुराने वाले का क्या है, कम है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि एरिया जो नया है, या फाइनली अगर एरिया देखें तो एरिया बढ़ गया। इसका मतलब एरिया बढ़ा, इसका मतलब लेंथ कम होगी, लेंथ कम हुई, इसका मतलब हाँ ठीक है, इतना आगे समझ में। डायमीटर डिक्रीज़ हो गया ना एक हिसाब से, ठीक है। अब अगर यहाँ से एक चीज़ बनानी पड़ेगी यार, कि कुल मिला के वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना। हाँ ये कर सकते हैं, क्या, उसे ऐसे रहने दो। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये लिखो, वॉल्यूम इज़ सेम। वॉल्यूम क्या रहती है, सेम, खुद ही सोचो। लेंथ इंटू एरिया का प्रोडक्ट सेम ही तो रहेगा। लेंथ कम हुई तो एरिया बढ़ा, एरिया कम हुआ तो लेंथ बढ़ी, तो प्रोडक्ट तो क्या है, सेम है। मान लो पहले केस में लेंथ कम थी, एरिया ज़्यादा था, और दूसरे केस में क्या हुआ, लेंथ ज़्यादा हो गई और एरिया क्या हो गया, कम हो गया। 3 डायमेंशन में वॉल्यूम रहती सेम है। अगर वो कंसेप्ट लगा के देखें तो देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम सेम है तो इनिशियल इज़ इक्वल टू फाइनल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए, पहले तो ए था ना, तो ए और एल ए इज़ इक्वल टू ए बी, और यहाँ लिख लेते हैं एल बी। ए एल ए इज़ इक्वल टू ए बी एल बी, ठीक है। ये होगा पाई आर ए का स्क्वायर, यहाँ पे एल ए, यहाँ पे होगा पाई आर बी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, एल बी, ठीक है। अगर इसको यहाँ फाइनली लिखें तो क्या आएगा, देखते हैं। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसा आएगा कि आर ए बाई आर बी का होल स्क्वायर, ये आर बी नीचे गया, बराबर एल बी बाई एल ए के। आर ए बाई आर बी हमें पता है 1/2 है, आर ए बाई आर बी 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर आया 1/4। आर ए बाई आर बी 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर आया 1/4। यहाँ है एल बी बाई एल ए, तो एल ए बाई एल बी कितना होगा, 4 होगा। ये देखो कितना घूम गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 बाई आर बी बराबर कितने के, एल ए बाई एल बी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि एल बी बाई एल बी बाई एल ए 1/4 है, तो एल ए बाई एल बी 4 होगा। ये आ गया। चलिए अब मैं ये हटा रहा हूँ और यहाँ पे फाइनल चीज़ लिखते हैं। तो आर बी की वैल्यू आई 6/4, 6/4 मतलब 3/2, मतलब कितना 1.5 ओम। इतना आ गया आंसर। पहले 24 था, 1.5 आ गया, हो तो गया, पर जान लगी इसमें। सर कोई दूसरा तरीका है अगर आप पढ़ना चाहो? दूसरा तरीका है, वॉल्यूम सेम रहेगी, ये तो याद रखना है ना। पहले अगर एरिया कम हो गया तो अब लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो 1.5 आ गया, ये सही है। अब तुम एक और चीज़ देख लेना कि फॉर सेम मास मेथड 2 है, ये M2 लिख दो, मेथड 2। सेम मास हो एंड सेम रेजिस्टिविटी, सेम मास और सेम रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा, तो सिंपल से याद रखो, रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर की पावर 4 या रेडियस की पावर 4। ये याद रखना, इन्वर्स रिलेशन। क्यों आई सर इन्वर्स रिलेशन? तुमने अभी देखा कि डायमीटर जब कम हुआ मास के कम होने से, एरिया भी क्या हो गया, कम हो गया। और तुमने ये भी देखा एरिया के कम होने से रेडियस भी क्या हो गया, कम हो गया। जो यहाँ पे करी ना स्ट्रेचिंग वाली बात ही कह रहा हूँ, ठीक है।
चलो इतना आ गया हमें। अब हमें ये पता है कि आर ए जो था 24 था, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें आर ए 24 था, और हमें ये पता चला आर ए छोटा रेडियस, आर क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है रेडियस, तो आर ए जो था वो हाफ था आर बी के, या तुम्हें डायमीटर की फॉर्म में याद था तो डायमीटर ऑफ ए इज़ हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बी, ये याद था। अगर हम यहाँ ये डायरेक्ट लगा दें तो देखते हैं क्या होगा। तो हमें पता है इन दोनों के बीच में देखना है, तो आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी इन्वर्स रिलेशन है, तो बी अगर यहाँ नीचे है वहाँ बी ऊपर आएगा, तो डायमीटर ऑफ बी अपॉन डायमीटर ऑफ ए की पावर कितनी 4, इतना चलेगा। इसके बाद क्या होगा, बस वैल्यू डालेंगे। यहाँ से देखो डी ए बाई डी बी कितना आया, हाफ आया, तो डी बी बाई डी ए कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सही है। डी बी बाई डी ए वहाँ से देखो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 कितना 16, तो आर ए तो आपका कितना था 24, आर बी आपको चाहिए, उधर कितना आया 16 आया, आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 24 बाई 16, 6 4 जा 24, सॉरी 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 3/2 और दोबारा कितना आ गया 1.5 आ गया ओम। तो ऐसे देख लो चाहे वैसे देख लो, है ना, कंपटीशन में यही मेथड लगाना याद रखना, ठीक है, इजी पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वीडियो में अब थ्योरी करते हैं।